प्रकृति की गोद में बसा मायापुर एक छोटा सा गांव था जिसमें प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि बाकी के तीनों ओर से ये पहाड़, नदी और घने जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ का मौसम हमेशा से ही ठंडा रहता था। चंद्रकला मायापुर गांव में एक रुदाली का काम करती थी। गांव में जो भी मरता था उसके यहाँ जाके रोना और फिर उसका अंतिम संस्कार करना, ये उसका काम था। चंद्रकला की आंखों में जिस तरह से दुख दिखता था वो देखकर पत्थर भी पिघल कर रो पड़ते थे। जब भी वो रोना शुरू करती थी ऐसा लगता था जैसे वो भगवान से बात करके शिकायत कर रही हो कि क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। आज मायापुर का मौसम बेहद खराब था। सुबह से बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। रात को चंद्रकला अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे पे जोर की दस्तक हुई। वैसे चंद्रकला का घर जंगल के एक किनारे पर था और ऐसे वक्त पे उसके घर कोई आता जाता नहीं था। फिर आज मौसम भी खराब था, इसीलिए दरवाजे पे हुई इस दस्तक ने उसे हैरानी में डाल दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसे कोई भी नहीं दिखा। बारिश जोरों की हो रही थी और बाहर धूप अंधेरा था। चंद्रकला इधर उधर देखने लगी कि किसने दरवाजे पे आहट की, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसकी नजर नीचे गई तो समझ आया कि कोई नवजात बच्चा छोड़ के गया था। चंद्रकला को अजीब लगा, लेकिन झट से उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसको चुप कराने लगी। चंद्रकला ने देखा तो वो एक बच्ची थी। उसने इधर उधर देखते हुए तेज आवाज में कहा, कौन है यहाँ? सामने आ जाओ। ये बच्ची को मैं नहीं रख सकती, इसको वापस ले जाओ तुम। पर चंद्रकला की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। चंद्रकला उस छोटी सी बच्ची को देख ये तो समझ गई थी कि कोई इसे बचाना चाहता था, पर कौन ये उसे नहीं मालूम था। उस बच्ची को देख चंद्रकला के मन में तरह तरह के ख्याल चलने लगे कि कहीं कोई बुरा साया तो नहीं, या फिर कोई भूत या पिशाच। चंद्रकला भूत, प्रेत, टोना टोटका जैसी चीजों पर विश्वास करती थी। हमेशा इन सबसे सतर्क रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि बुरी शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं। आज तो अमावस की रात भी थी, जिस रात ऐसी शक्तियाँ और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। वो ये सब सोच रही थी कि तभी बच्ची की रोने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो तुरंत ही बच्ची को अपनी गोद में लिए अंदर ले आई और दरवाजा बंद कर लिया। ठंड से जैसे उसके अंदर सिहरन सी उठने लगी। उसने तुरंत ही बच्ची को एक कपड़े से ढका और रसोई से बच्ची के लिए दूध लेकर आ गई। बच्ची को दूध पिलाते वक्त चंद्रकला ने उस बच्ची के चेहरे को ध्यान से देखा। एक बहुत ही मासूम और प्यारा चेहरा, जिसको देखकर कोई भी अपने सारे गम, सारी मुश्किलें भूल जाए। उसने तुरंत ही उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और कहा, नीति, आज से तेरा नाम नीति और मैं तेरी माँ। नीति को सुलाते सुलाते चंद्रकला कब खुद सो गई उसे पता ही नहीं चला। चंद्रकला नीति को सीने से चिपकाए सो रही थी कि तभी अचानक से नीति जाग गई। उसकी छोटी छोटी मासूम आंखें बड़ी होने लगी। उसके नाखून अचानक से बड़े बड़े होने लगे। उसकी जीभ अचानक से बड़ी होने लगी और तेजी से वो जीभ को अंदर बाहर करने लगी। इससे पहले कि चंद्रकला संभल पाती, नीति ने अपने नुकीले नाखून उसकी गर्दन पर रख दिए और उछल कर सीधे चंद्रकला के सीने पर बैठ गई। आंखें बड़ी करते हुए उसने जैसे ही चंद्रकला का मुंह दबोचा, वैसे ही चंद्रकला एकदम हड़बड़ा के उठकर बैठ गई और जोर जोर से हांफने लगी। हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये सपना था। हकीकत में नीति अगर ऐसा करती तो मेरी जान ही ले लेती। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, नीति सो रही है और मैं एक डरावना सपना देख रही थी। चंद्रकला की नज़र जब बाहर गई तो उजाला हो चुका था और बारिश भी रुक गई थी। तभी उसे बाहर से किसी ने आवाज़ दी। वो इस आवाज़ से परिचित थी। यह आवाज़ गांव के ही एक आदमी की थी।
चंद्रकला जब बाहर गई तो सामने सरपंच के यहाँ काम करने वाला आदमी था। चंद्रकला, कल रात सरपंच की मौत हो गई, चलो जल्दी, मैं तुमको ही ले जाने आया हूँ। सरपंच की मौत का सुन चंद्रकला के होश उड़ गए। कुछ दिन पहले ही तो वो उनसे मिली थी, उसके लिए वो किसी देवता से कम नहीं थे। चंद्रकला बच्ची का सोच थोड़ा परेशान हो गई कि वो अंतिम संस्कार में कैसे जाए। वो इस बच्ची के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। तभी उसे कमला ताई की याद आई, जिन पे वो भरोसा कर सकती थी। कमला ताई के हवाले उस बच्ची को छोड़ चंद्रकला सरपंच के अंतिम संस्कार में जा पहुंची, जहां लगभग पूरा गांव इकट्ठा था। सरपंच सिर्फ कमला के लिए ही नहीं, समूचे गांव के लिए देवता समान थे। हर समय मदद के लिए खड़े रहते थे। वहां पहुंच चंद्रकला को पता चला कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनकी छोटी बहन गांव छोड़कर भाग गई थी। इसी सदमे से उनको दिल का दौरा पड़ गया। उनके अंतिम संस्कार के समय अचानक फिर से बादल घिर आए और आसमान में एकदम अंधेरा छा गया। बादलों की गरजने की आवाज सबका दिल दहलाने लगी। चंद्रकला को अचानक याद आया कि जब गांव का एक आदमी, जिसके बारे में लोग बोलने लगे थे कि कोई साया है, उसके अंतिम संस्कार पे भी ऐसा ही मौसम हो गया था। उस पुरानी बात को चंद्रकला सरपंच की मौत से जोड़ने लगी और जाने क्यों उसे ऐसा लगने लगा कि इस मौत के पीछे जरूर कोई काली शक्तियों का हाथ है। जब अग्नि देने उनके सरपंच का छोटा भाई माधव आगे बढ़ा तो तेज हवा चलने लगी। इस वजह से अंतिम क्रिया हो ही नहीं पा रही थी। पूरा गांव इस बात से परेशान हो रहा था। तभी चंद्रकला माधव के पास गई और बोली, छोटे साहब, मुझे लगता है इनको दूसरी जगह ले जाकर जलाना चाहिए। हमें नहीं पता है कि तूफान कब तक थमेगा। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। चंद्रकला की बात सुन के माधव लाश को मायापुर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। चंद्रकला जब वापस घर पर आई तो देखा कि नीति अपने झूले से जमीन पर गिरी हुई थी। उसने देखा कमला ताई वहीं पास में सो रही थी। वो भाग के नीति के पास गई और कहा, भगवान, मेरी बच्ची ठीक हो, उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं। उसकी आवाज सुन कमला ताई की भी आंख खुल गई। कमला ताई ये देखकर हैरान थी कि नीति नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। उसने अभी थोड़े वक्त पहले ही उसे झूले में डाला था। हालांकि ये बात भी चौंकाने वाली थी कि झूले से गिरने के बाद भी नीति को कोई चोट नहीं आई थी। तो कमला ताई बोली, मुझे माफ कर दे चंद्रकला, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। भगवान का शुक्र है कि नीति बिल्कुल ठीक है। चंद्रकला ने हामी भरी और कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। पर चंद्रकला मन ही मन डर गई थी कि बच्चा सही सलामत होना अलग बात है और चोट ना लगना एक अलग बात है। कमला ताई के जाने के बाद चंद्रकला ने तुरंत ही नीति की नजर उतारी। वो नीति को हर एक खतरे से बचाना चाहती थी। उस रात चंद्रकला ने नीति के लिए पूरी रात मृत्युंजय मंत्र का जाप किया ताकि कोई भी बुरी शक्ति नीति के आसपास भी ना आ पाए। नीति अब पूरे 12 साल की हो गई थी। नीति के लिए अपना स्कूल और उसका घर यही उसकी दुनिया थी। वो चंद्रकला के साथ बहुत सारी बातें करती, घर के काम में मदद करती। जब चंद्रकला बहुत थक जाती तब नीति उसके पैर भी दबा देती। चंद्रकला और नीति अब एक दूसरे की दुनिया बन चुकी थी। पर चंद्रकला को हमेशा ही नीति के लिए डर बना रहता था। वो हमेशा कोशिश करती थी कि नीति को कोई चोट ना आए। उसका मानना था कि जो घाव दिखते नहीं, जरूरी नहीं है कि वो होते भी नहीं है। सरपंच की मौत के बाद गांव वालों ने उनके छोटे भाई माधव को सरपंच बना दिया था। आज 12 सालों बाद चंद्रकला को फिर से उस घर में बुलाया गया था। इस बार मरने वाली घर की सबसे छोटी बेटी थी। चंद्रकला को लेने 4 लोग आए थे और जब चंद्रकला घर से निकली तो उसने नीति से कहा,
कुछ भी हो जाए नीति, तुमको ये दरवाजा नहीं खोलना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। मानो चंद्रकला को किसी खतरे का आभास हो गया हो। नीति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, कुछ हुआ है क्या माँ? चंद्रकला ने सोचते हुए कहा, अभी कुछ हुआ तो नहीं है, पर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। चंद्रकला जब वहां पहुंची तो देखा कि माधव पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी इकलौती बेटी अदिति मर चुकी थी। उसके गले पे फांसी के फंदे का निशान साफ दिख रहा था। माधव रामनाथ के जैसा सरपंच नहीं था। माधव घमंडी था और मौका परस्त भी, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला भी काट सकता था। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसका खौफ इतना था कि ये बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माधव अपनी बेटी से जान से ज्यादा प्यार करता था। उसकी अचानक मौत ने जैसे माधव को तोड़ सा दिया था। चंद्रकला जब वहां पहुंची तो उसे अंतिम संस्कार की क्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया, लेकिन चंद्रकला के मन में एक अजीब सा डर था। उसने अदिति की माँ के पास जाकर उनको समझाते हुए कहा, ये कुंवारी मरी है, आपको तो इसे सुहागिन की तरह सजाना होगा, फिर आप इसका क्रियाक्रम कर सकते हैं। चंद्रकला की ये बात सुन सभी दंग रह गए थे। ये बोल वो वहां से चलने को हुई, तभी पीछे से माधव गुस्से से चिल्लाया, ए रुदाली, कहाँ जा रही है? मेरी बेटी का अंतिम संस्कार किए बिना? माधव की गरजती आवाज सुन चंद्रकला सन्न रह गई। वो पीछे मुड़ी तो सामने माधव गुस्से में लाल खड़ा था। चंद्रकला ने डरती हुई दबी आवाज में कहा, छोटे साहब, अदिति ने आत्महत्या की है, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैंने क्रियाक्रम की विधि बताई, नहीं तो जिस घर में आत्महत्या हो वहां मैं जाती तक नहीं हूँ। ये सुन माधव गुस्से से पागल हो गया था और उसे घसीट के अदिति की लाश के पास ले गया और फिर धक्का देके गिराते हुए बोला, चुपचाप विधि शुरू कर, वरना जानती तो है ही मुझे, यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगी तू। चंद्रकला ने डरते हुए माधव के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा अनर्थ मत कीजिए छोटे साहब, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आज अदिति बिटिया का अंतिम संस्कार हम कर देंगे तो इस गांव में सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप, मैं और पूरा मायापुर, कोई नहीं बचेगा यहाँ। सबके बारे में एक बार सोचिए छोटे साहब। चंद्रकला की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, पर उसके अलावा किसी और की हिम्मत नहीं हो रही थी कि माधव से कोई कुछ कहे। तभी गांव के सबसे बूढ़े चाचा माधव के पास आए और उसे समझाते हुए कहा, माधव बेटा, अगर चंद्रकला कह रही है तो मतलब जरूर अनहोनी हो सकती है, इसकी बात मान लो, अदिति बिटिया को लेकर चलते हैं कहीं और। ये सुनते ही माधव ने उन बूढ़े चाचा की तरफ देखते हुए कहा, चाचा, मेरी बच्ची की लाश पड़ी है सामने, अब इससे बड़ी अनहोनी क्या हो सकती है? आप कृपा करके बीच में मत आइए, नहीं तो मैं गुस्से में जाने क्या कर बैठूंगा, खुद मुझे भी नहीं पता है। ये सुन अब बाकी गांव वाले भी डर गए थे कि कहीं गुस्से में आकर माधव किसी की जान ना ले ले। चंद्रकला ने डरते डरते विधि शुरू कर दी। उसने अदिति को लाल जोड़े में तैयार कर दिया और उसकी अंतिम यात्रा के लिए गांव वाले निकल पड़े। माधव के कुछ आदमी चंद्रकला के पीछे पीछे चल रहे थे। माधव को पता था कि चंद्रकला आसानी से नहीं मानेगी, इसीलिए उसने अपने कुछ लोगों को चंद्रकला के घर भी भेज दिया था, जो चंद्रकला के घर का दरवाजा जोर जोर से पीट रहे थे। लेकिन नीति अपनी माँ की बात मानते हुए दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी उनमें से एक ने बोला, ये लड़की ऐसे नहीं दरवाजा खोलेगी, तोड़ देते हैं और बाल पकड़ के खींचते हुए ले चलते हैं इसको। ये बोल वो दरवाजा तोड़ने में लग गया। कुछ ही धक्कों में दरवाजा टूट गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सब घर में इधर उधर खोजने लगे, लेकिन नीति कहीं नहीं दिखी। हार के वो लोग घर के बाहर आ गए और वहां से जाने की बात करने लगे। को वहां से निकलता देख नीति, जिसने खुद को एक संदूक में बंद कर रखा था, बाहर निकल गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो लोग बस
बाहर जाने का नाटक कर रहे थे ताकि नीति बाहर निकल आए। नीति जैसे ही संदूक से बाहर आई, सभी बड़ी तेजी से घर के अंदर घुस आए और नीति को पकड़ लिया। खुद को बड़ा होशियार समझ रही थी, हमें बेवकूफ बनाएगी, चल तुझे सीधा शमशान ही ले चलते हैं। ये बोल वो सब नीति को खींचते हुए शमशान की तरफ चल दिए। इधर चंद्रकला फिर से माधव से विनती करने लगी, ये पाप ना करे, संभल जाइए, अभी भी वक्त है। लेकिन माधव उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक तरफ से नीति को आता देख चंद्रकला सन्न रह गई। वो समझ गई कि ये लोग माधव के ही आदमी हैं जो नीति को जबरदस्ती शमशान ले आए हैं। उन लोगों ने नीति को माधव के हवाले कर दिया। माधव नीति को खींचते हुए चंद्रकला के सामने लाकर ऐंठ में बोला, अगर तूने अभी क्रियाकर्म शुरू नहीं किया तो तेरी बेटी का क्रियाकर्म मैं कर दूंगा। चंद्रकला के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, वो मजबूर हो चुकी थी। उसने अभी मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छाने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली हो। तभी अचानक नीति भी जोर जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से खून बहने लगा। आज तक जितनी भी चोट उसे लगी हुई थी, सबके घाव खुलने शुरू हो गए थे। वो पूरी तरह से खून में लाल हो गई। ये देख गांव वाले भी डर गए। चंद्रकला भी नीति का ये रूप देख सहम गई, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। वो बड़ी तेजी से नीति की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो नीति के करीब पहुंची, नीति ने उसे एक जोर का धक्का मारा, जिससे वो कुछ दूर जा गिरी। नीति के अंदर इतनी शक्ति देख सभी हैरान रह गए। चंद्रकला समझ गई कि नीति पे जरूर कोई काली शक्ति का असर हो रहा है। नीति भी नहीं समझ पा रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। वो भी डर के मारे इधर उधर भागने लगी। तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो अदिति के लाश के ऊपर जा गिरी। अदिति की लाश को छूते ही नीति तुरंत बेहोश हो गई। ये देख वहां मौजूद सभी गांव वालों में भगदड़ मच गई। दहशत में लोग वहां से भाग निकले। नीति का खून से लथपथ शरीर देख माधव भी सन्न रह गया। वो भी वहां से भाग गया। चंद्रकला भाग के नीति के पास पहुंची और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नीति में जैसे जान ही नहीं बची थी। आसमान में बादल घिर आए थे और बिजली कड़कने लगी थी। तभी बिजली की चमक अदिति के लाश पे आ गिरी और लाश धू धू कर जलने लगी। ये देख चंद्रकला के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि किसी काली शक्तियों का ये काम है। वो नीति को उठाकर किसी तरह भागते हुए घर आ गया, लेकिन नीति को अभी तक होश नहीं आया था। उसका शरीर अभी भी खून से लाल था। चंद्रकला अपनी बेटी की ये हालत देख बहुत परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। तभी उसने जोर जोर से मृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो पूरी रात मृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। बाहर जोर की बारिश होती रही। पूरा गांव मानो घर में कैद हो गया था। सुबह हो गई थी, लेकिन नीति को होश नहीं आया था। चंद्रकला की चिंता भी बढ़ने लगी। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी चंद्रकला के घर के बाहर गांव का एक लड़का भागते हुए आया। उसके चेहरे पर डर था। उसने हड़बड़ाहट में दरवाजे की कुंडी खटखटाई। जब चंद्रकला ने दरवाजा खोला तो उस लड़के ने हांफते हुए जल्दबाजी में कहा, जल्दी चलो माई, बचा लो सबको, नहीं तो सब मारे जाएंगे। उस लड़की की आवाज में कपकपी थी, जैसे किसी बहुत भयानक हादसे को देख आया हो। चंद्रकला ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, अब क्यों आए हो? जब मैं कल चीख चीख के बोल रही थी तब कहाँ थे तुम सब? सुरेश ने घबराहट में जैसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, माई, कल जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे सब एक एक कर मर रहे, उनको बचा लो माई, बचा लो उनको। ये बोलते वक्त ही उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी आंखों से भी खून बाहर निकलने लगा। ये सब देखकर चंद्रकला के होश
उड़ गए। वो उस लड़की को संभालने को हुई तभी वो सीधा जमीन में किसी लाश की तरह गिर गया और उसकी जान निकल चुकी थी।